नमस्कार दोस्तों, सुपर करंट में आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये अक्षांश देशांतर होती क्या है, अक्षांश और देशांतर का काम क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों बनाई गई हैं, क्यों मानी गई हैं। आपको बता दिए, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं वाकई में पृथ्वी पर खींची नहीं गई हैं। ये काल्पनिक रेखा है। यह हमारे देश को, हमारे देश की स्थिति को, किसी जगह को या किसी चीज़ को पता करने के लिए बनाया गया है। चलिए इसके बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में बताएंगे बाद में आपको। तो आज जान लेते हैं कि अक्षांश रेखा। सबसे पहले बात करेंगे हम अक्षांश रेखा की। ये अक्षांश रेखा होती क्या है, अक्षांश रेखा किसको कहते हैं। अक्षांश रेखा उसको कहा जाता है ग्लोब पर जो रेखा एक वृत्त में, ग्लोब पर खींची गई एक वृत्ताकार रेखा को, ग्लोब पर मान लीजिए ग्लोब है, ये क्या एक वृत्ताकार यानी पूरे गोल में एक कैसे करके क्या एक खींची गई एक वृत्ताकार रेखा को क्या कह देते हैं, अक्षांश कहते हैं। या कह सकते हैं कि ग्लोब पर खींची गई पट रेखा को, जो वृत्ताकार है, पड़ी रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा जो एक वृत्त बनाती है, वह एक किसी चीज पर एक मान लीजिए गेंद ले लें और एक बिंदु से दूसरे बिंदु मिलाने में क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। यानी अक्षांश रेखा क्या होती है, वृत्ताकार होती है। जो अक्षांश रेखा क्या होती है, ग्लोब पर खींची गई वृत्ताकार होती हैं। आपको बता दें कि एक रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है, इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी एक अक्षांशीय रेखा है जो क्या करती है, पृथ्वी के बराबर हिस्से में बांटती है, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है। आपको बता दें कि अक्षांश रेखाएं एक एक अंश पर, एक एक अंश पृथ्वी के केंद्र से जितने अंश का कोण बनता है, यानी जितने अंश का कोण बनता है एक उतने अंश पर, एक एक अंश पर, यानी यहाँ का एक मान लीजिए कि ये पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र से एक एक अंश पर एक एक अंश का कोण जितना बनता है, यानी जैसे कह सकते हैं यहाँ से बन गया, यानी कह सकते हैं यह 30 अंश का कोण बना, यहाँ से यार कितने अंश का बना, 30 अंश का कोण बना। यह 30 अंश पे एक रेखा खींच दी गई। क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं एक कोण बना, यह 15 अंश का कोण बना, तो यह 15 पर एक रेखा खींच दी गई। फिर यहां पर 60 का कोण बना, यहां से अगर 60 अंश का कोण बना तो 60 अंश पर 60 अंश की रेखा खींच दी गई। यानी एक एक अंश पर, यानी ये तो बताने के लिए कि 60 अंश 30 अंश बताए, यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं वे रेखाएं एक एक अंश पर, यानी एक अंश का जहां से कोण बना है वहां से ये रेखा खींची गई है। यानी जो बीचों बीच जो रेखा बीचों बीच खींची गई है ये 0 अंश पे खींची गई है। जो विषुवत रेखा है ये 0 अंश पे खींची गई है और उसके बाद से फिर एक एक अंश पर, यानी एक एक अंश पे खींची गई है। टोटल जाते जाते यहां तक लास्ट बिंदु तक एक रेखा खींची जाती है। इसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है। इसके बीच कितने अंश का कोण बना, 90 अंश का। जब 90 अंश का कोण बना तो एक एक अंश पे खींची जा रही है, तो यहां तक जाने में कितनी रेखा हो जाएंगी, 90। लास्ट बिंदु पर बहुत छोटा सा बिंदु की तरह एक रेखा खींची जाती है, बिंदु की तरह एक रेखा खींची जाती है, यानी टोटल 90, यानी एक एक अंश पानी, यानी 0 से ऊपर 1 2 3 4 5 90 ऊपर और 90 जब ऊपर खींची गई उतने अंश पर तो 90 भी 90 अंश का कोण बनेगा, तो नीचे भी 90 रेखाएं खींची जाती है, नीचे भी 90 रेखाएं खींची गई, नीचे भी 90 रेखाएं खींच दी गई। यानी ऊपर 90 और नीचे 90, ऊपर 90 और नीचे 90, तो टोटल कितना हो गई, 180, 180 हुई। अब 180 हुई और एक 0 अंश की रेखा भी तो है। जब एक 0 अंश की रेखा हो गई तो 90 90 180 प्लस 1 और कितना हो जाएगी, 181 रेखा। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 181 अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा 181 अक्षांश रेखा।
टोटल 188 अक्षांश रेखा है, 90 ऊपर 90 नीचे और एक विषुवत रेखा की। अब आपको बता दें कि विषुवत रेखा से ऊपर वाला भाग, ऊपर वाले भाग में जितनी रेखाएं हैं, विषुवत रेखा से 90 ऊपर वाला भाग, यह भाग कहलाता है, यह कहेंगे कि उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध, गोला का आधा हिस्सा, गोला का आधा हिस्सा, यानी कह सकते हैं कि गोला का आधा, उत्तरी गोलार्ध मतलब गोला का आधा, यानी विषुवत रेखा से ऊपर वाला भाग कहलाता है गोलार्ध, यानी गोला का आधा हिस्सा। जब उत्तर में है, यह हो गया नॉर्थ, यह हो गया साउथ, दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। यह भाग उत्तर की तरफ है, गोला का आधा हिस्सा उत्तर वाला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और गोला का आधा हिस्सा नीचे वाला यानी दक्षिण में कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, उसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं। यानी ये जितनी रेखाएं हैं, एक 0 से लेकर 90 अंश तक जितनी रेखाएं खींची गई हैं, ये आती हैं उत्तरी गोलार्ध में। और 0 से लेकर दक्षिण में जितने 90 रेखाएं खींची गई है, तो इनको कहते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखा। जो उत्तर में खींची गई है वो उत्तरी अक्षांश रेखा, और जो दक्षिण में खींची गई है वो दक्षिणी अक्षांश रेखा है। 0 अंश से ऊपर की तरफ जो होता है उत्तरी अक्षांश होता है, नीचे दक्षिणी अक्षांश। यानी जो दक्षिण में खींची गई है रेखा, जो दक्षिण में खींची गई है वो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जो उत्तर में खींची गई है उत्तरी अक्षांश रेखा है। आपको बता दें कि इन रेखाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी कुछ रेखाओं को बहुत महत्वपूर्णता दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें एक रेखा है, इसमें एक रेखा है 23.5 अंश की रेखा, 23/1/2, जो 23.5 अंश पे खींची गई है, और एक 23.5 अंश दक्षिणी और 23 अंश उत्तरी, दोनों अंश पर, 23.5 अंश उत्तरी और 23.5 अंश दक्षिणी अंश पर जो रेखा खींची गई है, इसका नाम दिया गया है। इसका नाम जो दक्षिणी में खींची गई है इसको कहते हैं मकर, और जो उत्तरी में खींची गई है उसको कहते हैं कर्क। दोनों 23.5 अंश पे खींची गई हैं। क्यों इनको इंपॉर्टेंट दिया जाता है ये भी आपको बता दें, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबवत मतलब बिल्कुल सीधा सर पे, सूर्य का प्रकाश लंबवत पूरे साल में विषुवत से शुरू होता है, कर्क तक जाता है, कर्क से फिर विषुवत तक, विषुवत से फिर मकर, मकर से फिर विषुवत, विषुवत से फिर कर्क तक। यही पूरे साल में यही होता है, पहले विषुवत, विषुवत से कर्क, कर्क से मकर, मकर से कर्क। यानी सूर्य का प्रकाश लंबवत केवल कर्क से मकर तक ही सीमित रहता है, इसलिए 23.5 अंश की रेखाओं को अधिक इंपॉर्टेंट दी जाती है। इनके कारण इनका नाम जो 23.5 अंश में खींची गई है उत्तर में, उसको कहते हैं कर्क रेखा। जो 23.5 अंश में दक्षिण में खींची गई है दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। यानी कभी बोल देता 23.5 अंश अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। आपको बता दें इसके अलावा 2 रेखा है, एक रेखा है 66.5 अंश पे खींची गई, 66/1/2, 66.5 अंश पे खींची गई है। जब 66.5 अंश पे खींची गई है नीचे भी, और 66.5 अंश पे ऊपर भी, 66/1/2। इन रेखाओं का प्रकाश इस पर, यहां से सूर्य का प्रकाश बहुत लंबवत पड़ता है, बहुत कम पड़ता है 23.5 अंश पे। इस रेखा को कहा जाता है जो 66.5 अंश पे खींची गई है, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। देखिए ये है 66/1/2, 66/1/2, और ये भी 66/1/2। अब देखिए ये हो गया, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा, या आर्कटिक या दक्षिण में तो दक्षिणी ध्रुव रेखा, उत्तर में तो उत्तरी ध्रुव रेखा। आपको बता दें कि सूर्य का प्रकाश हम बताएं कि क्या मकर से लेके विषुवत से मकर से फिर विषुवत, विषुवत से फिर कर्क, कर्क से फिर विषुवत पथ होता है। उसी प्रकार से क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो लंबवत पड़ता है, लंबवत पड़ने के आधार पर, सूर्य के प्रकाश के आधार पर इस क्षेत्रों को भी अलग अलग बांट दिया गया है। आपको बता दें कि कर्क से मकर तक, कर्क से लेके मकर तक की जो क्षेत्र है
उसको कहते हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र। उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। जो छोटा क्षेत्र है यानी कर्क से लेकर मकर तक का जितना जगह है, जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र। क्योंकि उष्ण मतलब गर्म, यानी ये क्षेत्र क्या है, गर्म है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा लंबवत पड़ता है, इसलिए जहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाए उष्णकटिबंध क्षेत्र। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश जब लंबवत धीरे धीरे, जैसे एक टॉर्च ले लें, टॉर्च लेकर किसी चीज पर बारें, तो सूर्य का प्रकाश जहां पड़ेगा, जितना देर बहुत ज्यादा पड़ेगा, वो कहलाएगा उष्णकटिबंध क्षेत्र। और थोड़ा सा ऊपर चला गया तो हल्का हो जाता है, थोड़ा सा प्रकाश दूरी होता है, हल्का हो जाता है, यानी 23.5 अंश से 66.5 अंश के बीच में सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है, इसकी अपेक्षा हल्का हो जाता है। जब इसको हल्का हो जाता है, यह कहलाता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको इस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब सूर्य का प्रकाश जहां बहुत बिल्कुल कम पड़ता है, वो शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यह वाला होता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंधीय क्षेत्र, यह हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जैसे ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध में, वैसे इधर भी होगा। यह क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यह भी होगा। यह हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और यह हो गया शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिए, जब उत्तर वाला है, जब यह क्षेत्र उत्तर में पड़ता है, विषुवत रेखा से ऊपर वाला यह भाग, विषुवत रेखा मान लीजिए विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से यहां तक यह वाला क्षेत्र आता है उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यह होता है उत्तरी, यानी विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक जो क्षेत्र है, उसको कहते हैं उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और 23.5 अंश से 66.5 अंश उत्तरी तक, 23.5 अंश से 66 अंश उत्तरी तक कह सकते हैं कि विषुवत रेखा यानी 0 अंश से 23.5 अंश उत्तर में क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और 23.5 अंश उत्तर से 66.5 अंश उत्तर तक क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अब उसके बाद से दक्षिण में, जो दक्षिण में 66.5 से है, 66.5 से 90 अंश तक, वो कहलाता है उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र। यह होता है उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र। यह हो गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहां से लेकर गया उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब दक्षिण में है तो दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी 0 अंश से दक्षिण में, 0 अंश से 23.5 अंश दक्षिण में, यह कहलाता है उष्ण कटिबंधीय, दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और 23.5 अंश से 66.5 अंश तक उत्तर में, यह कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 अंश से 66.5 अंश के बीच का यह कहलाता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यह दक्षिणी होगा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब 66.5 अंश से 90 अंश दक्षिण में, यह क्या कहलाएगा, दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। यह दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। यह सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश बीचों बीच उत्तर में है तो उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क तक, और उसके बाद से उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उसके बाद से उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र। उसी प्रकार से आता है 0 अंश से 23.5 अंश तक होता है दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और 23 अंश से 66.5 अंश के बीच का होता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और 66.5 अंश से 90 अंश तक होता है दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ये ऐसे बांटा गया है। भारत की समय मापक रेखा, भारत की समय मापक रेखा है 82 से 1/2। जब 82 से 1/2 है तो इसकी और इसके बीच की, यानी 0 से लेके, यानी 0 अंश देशांतर रेखा से भारत की
कितना है 182, तो 182 82 गुणे 4 यानी हो जाएगा 82 इंटू 4, 4 दूना के 8 और चौक को 32 और प्लस 1/2 गुणे 4 दूना के 2 दूना के 4 बराबर 2 मिनट यानी प्लस 2 बराबर हो जाएगा कितना 330 मिनट। 330 मिनट। अब इसको घंटा बना लेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट यानी 5 घंटा 30 मिनट हमारा क्या है लंदन की ग्रीनविच से हम क्या है 5 घंटा 30 मिनट क्या है आगे हैं 5 घंटा 30 मिनट। अगर सपोज दैट लंदन में 12 बजेगा तो हमारे यहाँ क्या बजेगा 5:30 मिनट। हमारे यहाँ 5:30 मिनट होगा। अगर लंदन में 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ 5:30 मिनट, क्योंकि 5 घंटा 30 मिनट हम लोग लंदन के समय से 5 घंटा क्या है आगे हैं। अब देशांतरी विस्तार आपको बता दें कि भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 से 97.25 तक है। जो 182 अंश की जो रेखा है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उसके बाद से उड़ीसा, उसके बाद से आंध्र प्रदेश। यूपी और आंध्र प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी इन राज्यों से 5 राज्यों से हमारे 82 अंश की रेखा 82 अंश समय मापक रेखा है भारत की, यह गुजरती है। यह इस पे जितना बजेगा, इस रेखा पर जितना समय होता है वही उस पे पूरे भारत में होता है। अगर यह समय मापक नहीं होता, समय मापक रेखा नहीं होती तो भारत के समय में क्या होता है बदलाव होता। कैसे? अगर सपोज देखिए 68.7 से 97.25 यानी 30 मिनट 30 तो लगभग 30 का है। तो अगर यहाँ पर 7 बजता, मान लीजिए यहाँ पे 7 बज रहा है तो 2 घंटा यानी टोटल 30 है, 4 मिनट का अंदर है, 4 कहीं 12, 120 मिनट बराबर 7 यानी 2 घंटा यानी 2 घंटा आगे होगा। यहाँ पे 7 बजता तो वहाँ पे 9 बजता। जब यहाँ पे 7 बजता तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 तो यहाँ पे 7, 2 घंटा का अंतर होता। तो इसी के लिए कि एक ही पूरे भारत में एक ही टाइम हो, इसके लिए क्या ये समय मापक रेखा बना गई। यानी इस रेखा पर जितना बजेगा पूरे भारत में उतना बजेगा। भले से सूर्योदय यहाँ पे पहले हो जाए लेकिन यहाँ पे बाद हो, लेकिन समय यहाँ पे भी 9 बज रहा है तो यहाँ पे भी 9 ही बजेगा। इसीलिए समय मापक रेखा बनाई गई है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये देशांतर रेखा है। आपको बता दें कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा खड़ी होती है और अक्षांश रेखा क्या होती है बड़ी। देशांतर और अक्षांश रेखाओं का जो ये जाल बन रहा है इसको ग्रिड कहते हैं। देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं का जो जाल बनता है वो रेखा जाल या ग्रिड कहते हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी जैसा, अगर पृथ्वी के समान का जो भी आकृति होती है उसको भूभाग कहा जाता है। पृथ्वी की आकृति कहें जैसे जो होती है उसको भूभाग कहा जाता है। हम आपको बताए थे कि हम बताएंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं अक्षांश और देशांतर से। मान लीजिए कि ये हमारा भारत का है, ये हमारा पृथ्वी है और ये 23.5 अंश की रेखा गई है। 23.5 अंश यानी भारत के बीचों बीच से रेखा जो गिर रही है 23.5 अंश की। अब भारत का जो शासन अंश है यहाँ 68.7 से लेकर यह बाहरी जो सिरा है 97.25 वाली रेखा है। अब जितने अक्ष से अक्षांश कहाँ से, अक्षांशी विस्तार जहाँ से भारत का शुरू हो रहा है यानी उस रेखा को पकड़ेंगे और देशांतर रेखा को पकड़ेंगे, दोनों जहाँ कटाव होता है वही मिल गया तुरंत। हमको खोज नहीं, हम इस रेखा को पकड़े, उस नंबर की रेखा को पकड़े और देशांतर रेखा अक्षांश रेखा को पकड़े और मिल गया हमको। ऐसे ही अगर जैसे सपोज दैट एक ग्रिड बन गई,
एक ग्रिड का नाम दे दिया 1 2 3 4 और क ख ग घ। अगर हम खड़े हैं इस बिंदु पर, हमको खोजना है, तो सीधे सीधे हम लोकेशन में लगा सकते हैं कि ये 3 और ग के मिलन बिंदु, 3 नंबर की रेखा जहां मिल रही है और ग नंबर की रेखा जहां मिल रही है वही हम खड़े हैं। लोकेशन बता सकते हैं। ऐसे बताएं, कहाँ बताएं, कोई जगह नहीं है। तो इस लोकेशन पता करने के लिए कौन सी जगह कहाँ पे है, किधर है, ये सब देशांतर और अक्षांश का काम होता है। चलिए आज का टॉपिक यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।